एटॉमिक और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो एग्जांपल फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम, उसका भी एक सब टाइप, लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसका एग्जांपल एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बोर्ड पे समझना ना, न्यूक्लियस, ग्राउंड स्टेट, क्लियर, लेट्स से ग्राउंड स्टेट है और एक कोई हायर एनर्जी लेवल है n। जनरली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो अपने ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा होगा unless or until we are supplying energy to this electron from any external source। जब तक मैं इसे एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई नहीं करूंगा, ये ग्राउंड स्टेट में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहेगा। अब होगा इसका एक्साइटेशन। Excitation, if you are supplying energy which is exactly equal to the energy difference between two concerned level। यदि हमने इतना एनर्जी सप्लाई किया कि 1 से n पे जंप कर जाए, फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेशन हो जाएगा। एंड नाउ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी लेवल। क्लियर, 1 n, वो कुछ हायर स्टेट में रिवॉल्व करेगा। And the lifetime of electron in this higher state is very very less। कितना होता है, कुछ लिखा है क्या हमने, किस ऑर्डर में होता है? -8 सेकंड, 10 to the power of -8 second। उसके बाद क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, वापस से डी एक्साइट होगा। ड्यूरिंग एक्साइटेशन दिस इलेक्ट्रॉन absorb energy, during डी एक्साइटेशन दिस इलेक्ट्रॉन will emit energy। यदि डी एक्साइटेशन हुआ है तो एनर्जी emit होगी, and this can emit energy in the form of different or various photon, 1 2 3 and so on। तो क्वेश्चन आता है, फोटोन तो एक एब्जॉर्ब किया था, डिफरेंट फोटोन्स कैसे एमिट कर रहे हैं, चलो वो समझना। ग्राउंड स्टेट फर्स्ट लेवल, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, क्लियर, फोर्थ ऑर्बिट। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ n is 4, you are supplying energy which is equal to the energy difference between first and fourth level। फर्स्ट और फोर्थ लेवल का एनर्जी डिफरेंस हमने सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन आ गया था यहां पर। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इट कैन जंप डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्टेट, 1 to 4 to 3, 3 to 1, 4 to 2, 2 to 1, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1। so it has various options for the de excitation। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले 4 से 3 पे जाए, 3 से 2 पे जाए, 2 से 1 पे जाए, 4 से 2 पे जाए, 2 से 1 पे जाए। so जितने भी पॉसिबल ऑप्शन है, all will be followed if we have a simple of atom। सिंपल ऑफ एटम मतलब जनरली मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन के मेरे पास 10 टू द पावर -5 ग्राम है। शायद प्रैक्टिकली मैं इतना सेपरेट कर पाऊंगा एक सिंपल से। हाइड्रोजन के 10 टू द पावर -5 ग्राम में भी 10 टू द पावर 18 एटम्स होंगे, व्हिच इज वेरी वेरी लार्ज नंबर। या सो उतने छोटे एटम में भी बहुत, उतने छोटे अमाउंट में भी बहुत ज्यादा एटम्स होंगे। सो यहाँ पर 4 पॉसिबल पाथ्स हैं। हो सकता है 10 टू द पावर 18 में कुछ इसको फॉलो करें, कुछ इसको करें, कुछ थर्ड को, कुछ फोर्थ को, सारे पॉसिबल पाथ्स फॉलो हो जाएं। सो इन 4 पॉसिबल पाथ में हम देखते हैं कितनी रेडिएशंस, कितनी वेवलेंथ्स एमिट हो सकती हैं। पहला वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू 4 to 1, ये इसको मैं λ1 बोल देता हूं। सेकंड वेवलेंथ 4 to 3, यहां से यहां डी एक्साइटेशन। थर्ड वेवलेंथ 3 to 1, ये λ3 हो गया, 3 to 1। नेक्स्ट वेवलेंथ 4 to 2, इसे हम बोल देते हैं λ4, 4 to 2। देन 2 to 1, इसे हम बोल देते हैं λ5, 2 to 1। देन हम आएंगे 4 to 3, तो 4 to 3 ऑलरेडी हमने एक बार पहले भी काउंट कर चुके हैं, तो ये λ2 सेम एनर्जी सेम वेवलेंथ, इसे मैं डबल से काउंट नहीं कर रहा हूं। 3 to 2 अगेन λ6, 3 to 2, 2 to 1 अगेन हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, 2 to 1, 2 to 1, ये दोनों सेम वेवलेंथ होंगी, तो मैं डिफरेंट वेवलेंथ काउंट कर रहा हूं, सिर्फ डबल से काउंट नहीं कर रहा हूं। टोटल मुझे 6 वेवलेंथ्स मिल रही हैं बिकॉज ऑफ दिस 6 डिफरेंट ट्रांजिशन ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। ये फोर्थ के लिए एग्जांपल था, 3 के लिए अलग आएंगी, 5 के लिए अलग आ जाएंगी। क्या इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। एटम के लिए की पॉसिबिलिटी होगी ना, लेकिन
हाँ, यदि एक एटम होगा तो कोई भी एक पाथ फॉलो होगा। तो हो सकता है वो एक वेवलेंथ एमिट करें, हो सकता है वो 3 वेवलेंथ एमिट करें, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1। सो डिपेंड करेगा वो एटम किस पाथ को फॉलो कर रहा है। और एक एटम का क्वेश्चन बनता है, थियोरेटिकली क्वेश्चन बन सकता है, प्रैक्टिकली यू कैन नॉट सेपरेट वन एटम फ्रॉम द सैंपल, वो हमारे लिए फिजिबल नहीं होता है। क्लियर? सो थियोरेटिकली क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए मैंने इतना डिटेल में अभी ये बताया। सो यहाँ पर जब रेडिएशन एमिट होगी, यदि N4 है तो 6 रेडिएशन एमिट होंगी। अभी जो 6 रेडिएशन एमिट हो रही हैं, इनकी स्टडी करना, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनकी वेवलेंथ क्या है, उनके बारे में पता करना, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। द वर्ड स्पेक्ट्रम मींस स्टडी ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट इन रेडिएशंस। कहीं से आ रही है या कहीं एब्जॉर्ब हो रही है, उनको स्टडी करना, वही स्पेक्ट्रम होता है। एटॉमिक और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में आफ्टर एक्साइटेशन and de-excitation, this state is called de-excitation. After excitation and de-excitation, the radiations are emitted. The study of emitted radiation is called atomic spectrum. Emit हो रही है, इसलिए ये emission spectrum का type है। Got it? Sir, can you please repeat Yes, what sir. you said now? Yes, sir. Sorry? Can you please repeat what you said now? After excitation of electron and then de-excitation, after excitation and de-excitation, some wavelengths, some radiations are emitted. This, the spectrum, the study of this radiation is called atomic spectrum. And they are emitted by some source, hence we call it, it is an example of emission spectrum. Got it? Yes, sir. सर ये लिखना है। हाँ लिखना है, और क्या, नहीं तो मैंने अपने लिए थोड़ी लिखा है। उसके कंटिन्यूएशन में लिखना है एग्जांपल, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। Practically emission spectra is also not possible. What does it mean, Aditya? Practically emission spectrum is also not possible. क्यों possible नहीं है? Practically होता है सारी चीजें। Emission spectrum, rainbow sunlight का emission spectrum है। Practically एक एटम को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है सैंपल से, बाकी स्पेक्ट्रम वगैरह तो सब होगा ही। Done, sir. Sir, wait. Sir, wait. नहीं, Shekhar, please mute yourself.
हमारा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ हुआ है ना? Yes. हाँ. Yes, sir. ठीक है. Absorption spectrum सुन लेना पहले. There are certain gas or solution which has tendency to absorb some particular wavelengths. हमने 4 wavelengths को पास किया, 1 to 4. इसमें से lambda 2 इसमें absorb हो गई. Clear? Lambda 2 is missing. Spectrum, absorption spectrum is the study of wavelength which get absorbed by certain gas or solution. इस lambda 2 को find out करना, ये absorption spectrum है. इसने क्या absorb किया है उसे find out करना. अब कैसे find out करेंगे? यहाँ पे चेक कर लेंगे कितने वेवलेंथ है, फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे कितने वेवलेंथ है, जो मिसिंग है वो फाइंड आउट हो गया. इज दैट ओके? Yes, sir. सर पर कौन कैसे पता चलेगा कि कौन सी मिसिंग है सर? यहाँ पे प्रिज्म रखा, स्क्रीन पे 4 कलर मिले. यहाँ पे जब लाइट बाहर आई, यहाँ पे प्रिज्म रखा, 1 2 मिसिंग, थर्ड मिला, फोर्थ मिला, तो जो मिसिंग है वो पता लग गया, एब्जॉर्ब हुआ. गॉट इट? सर जो कलर की sir. वेवलेंथ लगेगी एक्साइटेशन के लिए वही लेगा ना वो इलेक्ट्रॉन. वो हो गया स्पेसिफिक, बहुत पर्टिकुलर केस हो गया. हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, मैंने किसी भी गैस और सॉल्यूशन की बात की यहाँ पे. तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एब्जॉर्प्शन के. ईशान समझ में आया भी नहीं आया? ईशान भट्ट, क्या नहीं समझ में आया तो अनम्यूट करके एक बार बोलो. सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. देखो, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है. ये सॉल्यूशन हमने इसमें से एक रेडिएशन पास की, उसमें टोटल 5 वेवलेंथ्स थे. 5 में से इसने एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया. यहां से जब बाहर वेवलेंथ्स आई, रेडिएशन आई, तो उसमें 4 वेवलेंथ थे. हमने ये चेक किया यहाँ पे प्रिज्म रखकर कौन कौन से वेवलेंथ है इसमें. यहाँ पर चेक किया प्रिज्म रखकर कौन कौन से वेवलेंथ है. यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 1 to 5 में 2 मिसिंग था. सो 2 मिसिंग है, मतलब 2 इसने एब्जॉर्ब किया है. तो इसने क्या एब्जॉर्ब किया ये पता करना, कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्या अभी क्लियर है? Yes, sir. देवेन का मैसेज था, if atom have more electrons then all will follow the same path. atom have more electron, तो फिर उसका जो स्पेक्ट्रम है ना इस कैटेगरी में नहीं आता है, वो फिर अलग कैटेगरी में आएगा. अभी हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए देख रहे हैं, उसकी स्टडी थोड़ी अलग वे में की जाएगी. चारू दत्ता का मैसेज, लाइट की एनर्जी अगर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट से ज्यादा होगी तो एक्साइटेशन होगा ना. लाइट की एनर्जी किससे ज्यादा होगी, मतलब बेसिकली देखो 2 पॉसिबिलिटी है मेरे पास. पहली पॉसिबिलिटी, हमारे पास ये लेवल है 1 2 3 इंफिनिटी. अब मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं विच इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 कंसर्न लेवल. ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का अपना है एनर्जी कुछ, तुमने इतना सप्लाई किया कि वो 2 पे चला जाए तो यहाँ आ जाएगा, 3 पे चला जाए तो यहाँ आ जाएगा. यदि तुमने एनर्जी सप्लाई किया विच इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक लाने के लिए, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा. सर फिर ओके. हम स्पेक्ट्रम में ओनली हाइड्रोजन एटम के बारे में स्टडी करते हैं. हम
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ओनली हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात करते सर फिर उसमें तो एक ही शेल होता है, तो हम हैं। 4 शेल तक को करते हैं। और दूसरे जब स्पेक्ट्रम आएंगे तो फिर हम उनकी भी बात करेंगे। हाँ, हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम है अभी तो। सर पर हाइड्रोजन में तो एक ही शेल होता है, तो फिर 4 शेल तक तो सही। हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है। अच्छा, ये बताओ, बोर्ड थ्योरी पढ़ा है हमने? यस चल, पोस्टुलेट निकाल जल्दी से। एनर्जी पोस्टुलेट, पोस्टुलेट कंटिन्यू के बाद से वहां पे एक पोस्टुलेट ऐसा देख अपने लेक्चर नोट्स में, जहां पे लिखाया था मैंने, इन जनरल इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन फर्स्ट ऑर्बिट, बट इफ वी सप्लाई एनर्जी देन इट कैन एक्साइट टू द हायर एनर्जी लेवल। क्या ऐसा कुछ लिखा है हाइड्रोजन एटम के लिए? तो होता तो फर्स्ट में रिवॉल्व है, बट ऑर्बिट नहीं होते, ऐसा नहीं है। ऑर्बिट इज नॉट अ फिजिकल बाउंड्री, ऑर्बिट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल पाथ where electron can revolve when you supply somewhat extra energy. So electron first orbit से second orbit पे आके revolve करेगा। Yes, its lifetime is very less over there, but revolve तो करेगा। और उतने भी कम लाइफ टाइम में मैं तुम्हें बताता हूँ कितने बार रिवॉल्व कर जाएगा वो। 1 मिलियन टाइम्स रिवॉल्व कर जाता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 10 to the power plus 14 के ऑर्डर का, टाइम 10 to the power minus 8। सो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 to the power 6 आता है, which is the number of revolution in that particular time. Anything else? सर फिर उसकी स्पीड ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। और होगी, और तुम्हें पता भी है स्पीड 2.18 10 to the power 6 z by n square by z by n मीटर पर सेकंड। तो 10 to the power 6 में ज्यादा है, तभी तो इतना रिवॉल्व करता है। ऑलमोस्ट लाइट से 100 टाइम्स, मतलब लाइट से भी, लाइट के आसपास पहुंच गए हैं। आसपास मतलब उसका 1/100 है, स्टिल काफी ज्यादा है वो भी। ये जो पूरा स्पेक्ट्रम मुझे डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट आई थी, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसलिए मैंने पहले तो स्पेक्ट्रम बताया, प्रिज्म रखा, उसका डिस्पर्जन किया, स्पेक्ट्रम पढ़ा, स्पेक्ट्रम के टाइप्स पढ़े, और उसका एमिशन स्पेक्ट्रम में डिसकंटिन्यूअस। हाँ, अभी मुझे ये एक्सप्लेन करना बाकी है कि डिसकंटिन्यूअस क्यों है, व्हाई इट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्यों ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो था जिसमें वेवलेंथ बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ रही थी, जिसमें वेवलेंथ का जो एक वेवलेंथ है 100 है, दूसरी शायद 150 पे चले गई, 100 क्या 101 102 नहीं मिल रही है। So discontinuous when there is a sharp boundary between two consecutive wavelength और color boundary, मतलब उनमें डिफरेंस ज्यादा है। चलो ये भी देख लेते हैं हम क्यों ऐसा था। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड का एनर्जी डिफरेंस जल्दी से बता दो एनर्जी डायग्राम देखकर। कितना है फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस? 1.8 Z². सेकंड थर्ड का 10.2 1.89 Z. 18.9 थर्ड एंड फोर्थ 0.6 S. मुझे बताओ 10.2 1.89 है, क्लोज है एक दूसरे के। 1.89 0.66 क्या ये क्लोज है? 3 टाइम्स है इससे। So all this consecutive wavelengths have very large difference in energy, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनमें, और एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस है, मतलब उनके वेवलेंथ में ज्यादा डिफरेंस है। सो एंगल ऑफ डेविएशन में काफी डिफरेंस आएगा, 1 सेकंड थर्ड बहुत ज्यादा डिफरेंस आता चला जाएगा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में काउंट होती है। इज दैट ओके? आयुष, Yes, sir. अदिति, Yes, sir. दीपिका, Yes, sir. Yes, sir. शिवानंद सर, बोर्ड्स मॉडल यूनि इलेक्ट्रॉन के लिए है, वैसे तो सब में एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। नहीं समझ में आया शिवानंद, क्या पूछना चाह रहे हो? बोर्ड्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यस, दैट इज करेक्ट। उसके आगे क्या लिखा है? आई एम नॉट गेटिंग, या तो पूछो वापस से।
सर तो वैसे किस किस के लिए वैलिड होगा सर, ऐसा पूछ रहा हूँ। कैसा किस किस के लिए वैलिड होगा मींस? Bohr's model is किस valid एलिमेंट for के? the atom or ions which contain one electron like hydrogen. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, एक रिमूव कर दो He+. लिथियम has 3 इलेक्ट्रॉन, 2 रिमूव कर दो Li2+, Be3+, बोरोन 5, बोरोन 4+, कार्बन 5+, नाइट्रोजन 6+, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। सर ये ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं होगा सर। जयदीप तुम्हारी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे तो। रोशद का मैसेज है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज 4 टाइप। नो, देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, फर्स्ट एमिशन, सेकंड मेन टाइप एब्जॉर्प्शन। एमिशन के 2 सब टाइप थे। एमिशन का फर्स्ट सब टाइप कंटिन्यूअस एंड देन सेकंड सब टाइप डिसकंटिन्यूअस। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द मेनली 2 टाइप के जो है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। बोर्ड कुछ ऐसा ज्यादा ऑटो फोकस तो नहीं हो रहा है ना? यस सर, ज्यादा अंदर अंदर ब्राइट हो रहा है। यस सर, हो रहा है थोड़ा। तो प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा? नो सर, नो बीच में सर। थोड़ा डार्क। मतलब सेकंड ऑप्शन है कि मैं अपना एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करूं जिसमें ऑटो फोकस ना है? नहीं, अभी मैं मोबाइल से कनेक्ट किया है फॉर कैमरा, तो उसमें मैं ऑटो फोकस मतलब मुझे ऑप्शन नहीं मिला हटाने का फ्रंट कैमरे का।
चलो ज्यादा प्रॉब्लम आए तो बताना, मैं चेंज कर दूंगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, it is a spectrum of radiation which are emitted after excitation and de-excitation of electron in hydrogen and hydrogen like atom. हाइड्रोजन लाइक एटम में जब भी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगा, जो रेडिएशन एमिट होंगी उसका स्पेक्ट्रम। क्लियर? सो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस एमिटेड आफ्टर एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। अब क्वेश्चन आता है कितना एनर्जी एमिट होगा? hc by lambda, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एमिट होगा, that should be equal to energy difference between two concern level, higher energy level minus lower energy level। n2 by default is always greater than n1, हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। so higher minus lower, फोटोन के फॉर्म में आ गया। इवन एक्साइटेशन भी होगा ना, यहां से यहां भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और जब डी एक्साइटेशन होगा तो ये एनर्जी एमिट होगा। इक्वेशन विल रिमेन सेम, सिर्फ इंटरप्रिटेशन अलग होगा। hc by lambda एनर्जी का वैल्यू -13.6 z स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज -13.6 z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कभी, ये डिराइव किया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस माइनस प्लस, n1 स्क्वायर प्लस साइन के साथ, माइनस n2 स्क्वायर, 13.6 z स्क्वायर को कॉमन ले लिया, hc को डिवाइड कर दिया। सो 1 बाय वेवलेंथ व्हिच इज वेव नंबर, वो आ रहा है 13.6 कांस्टेंट, hc कांस्टेंट, तो उसको एक नया कांस्टेंट लिख दिया r, z square as it is 1 by n1 square minus 1 by n2 square। This equation is called Rydberg equation. It is a wavelength which is emitted during de-excitation of electron from n2 to n1 level in hydrogen and hydrogen like atom। Z is atomic number। और यदि एक्साइट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, तो ये वेवलेंथ अब्सॉर्ब होगा, डी एक्साइट हो रहा है तो वेवलेंथ एमिट होगा। क्या इतना क्लियर है? हमें R का वैल्यू भी मैंने SI यूनिट में लिख दिया है, Z is atomic number, 1.1 10 to the power 7 meter inverse in SI unit। ये जितने ही फॉर्मूले हैं, ये सारे डेरिवेशन जब तुम खुद से करोगे ना लेक्चर के बाद, डेरिवेशन खुद से करोगे, फॉर्मूले लिखोगे खुद से, तो फिर वो याद होंगे। और फिर क्या होगा, एक बार हमने रफ पेज पे लिख के देखे, एक दो बार, फिर जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ट्राई करो कि वो फॉर्मूला याद आए। नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेक्चर नोट्स को फिर पलटो, फिर से एक बार पढ़ लो, फिर फॉर्मूला यूज करो। मतलब ये नहीं करना है कि लेक्चर नोट सामने रख के होमवर्क करना है, लेक्चर नोट सामने रखो बट उसे रिफर करो, उससे कॉपी मत करो फॉर्मूले, उससे पढ़ो और फिर ट्राई करो कि अब पढ़ने के बाद तुम यूज कर पा रहे हो। 3 क्वेश्चन करोगे, चौथे क्वेश्चन में अपने आप याद होगा वो फॉर्मूला। ये क्या था, कौन था ये? चलो इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला पता है पहले रेडबर्ग ने सजेस्ट कर दिया था, रेडबर्ग साइंटिस्ट का नेम है, उसने सजेस्ट कर दिया था, उसके बाद ये डिराइव हुआ था। उसका डेरिवेशन बाद में आया और फॉर्मूला पहले आ गया था, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इसलिए काफी यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत बार जेईई में ये यूज आया है। ओके, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम इस पे। मुझे थोड़ा सा पहले सीरीज एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट जिसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन इंफिनिटी, जस्ट आउट ऑफ द एटम। डेफिनेटली ये डायग्राम पहले भी हमने बनाया होगा एनर्जी डिफरेंस लिखते समय, क्लियर?
अभी मुझे इसमें ये जो वेवलेंथ है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वी हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी -1 -2 अप टू 1 सो इनफाइनाइट पॉसिबल वेवलेंथ्स है इन सारे वेवलेंथ्स को हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम उनकी स्टडी अच्छे से कर पाए क्लियर वो सारे वेवलेंथ्स when electron is de-excited from any higher orbit to first orbit so 2 to 1 3 to 1 4 to 1 up to infinity to 1 हमने इनको एक ग्रुप में रखा that group is called Lyman series और इस ग्रुप को बोल दिया हमने Lyman series क्लियर कॉपी मत करना अभी सुन लेना मैं टाइम दूंगा फिर so this is called Lyman series when electron de-excite from any higher orbit to second orbit 3 to 2 4 to 2 5 to 2 up to infinity to 2 इसे हमने रख दिया सेकंड ग्रुप में which group that group is called Balmer series क्लियर ऐसे फिर 3 लिया 4 लिया ऐसे 6 ग्रुप हमने डिवाइड कर दिए और 6 के बाद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया जाता इसलिए उसके आगे नहीं गए क्लियर सो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी हायर लेवल से फर्स्ट पे डी एक्साइट हो रहा है हम इसे बोलेंगे लाइमन सीरीज हायर से 2 पर बाल्मर पास्टन ब्रेकेट टीफन हम्फ्री मैं पूरा टेबल बनवाऊंगा अभी ठीक है क्या इतना ये फॉर्मूला कॉपी कर Yes, लिया था क्या sir. सब Yes, sir. Yes, Yes. sir. पता है अब रेडबर्ग इक्वेशन से हमें कोई भी वेवलेंथ निकालना होगा यहाँ पर तो हम n1 n2 रखेंगे और इजीली निकाल लेंगे क्वेश्चंस में कुछ ऐसा बोला जाता है ये जो सीरीज है लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या है लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन है हाँ फर्स्ट लाइन Yes, मतलब sir. 2 to 1 फॉर लाइमन सीरीज यदि मैं बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन बोलूंगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा n1 n2 3 to 2 3 to 2 3 to 2. सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा 3 to 1 3 to 1 थर्ड लाइन 4 to 1 4 to 1. 4 to 1. गुड लास्ट लाइन infinity to 1 Infinity to 1. 3 to 1 very good last line is also called series limit इसे सीरीज लिमिट भी कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी है इससे ज्यादा एनर्जी लाइमन सीरीज में नहीं मिलेगा हमें सीरीज लिमिट मैक्सिमम एनर्जी सीरीज लिमिट ये कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं इसके लिए मैक्सिमम एनर्जी यदि एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा शॉर्ट minimum Short. Minimum. मैक्सिमम तुम्हें बोला गया फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी फॉर लाइमन सो 1 इंफिनिटी के बीच का मिनिमम वेवलेंथ 1 इंफिनिटी लास्ट लाइन सीरीज लिमिट ऑल फोर टर्म्स आर सेम फर्स्ट लाइन एंड मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सबसे कम एनर्जी इसका सबसे ज्यादा एनर्जी इसका लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ ऐसे टर्म्स यूज किए जा सकते हैं अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कॉपी करो बे डायग्राम सर यस ऐसे मतलब लाइमन और बाल्मर सीरीज में कंपैरिजन भी आती है क्या कि बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन में और इसमें इसकी ज्यादा एनर्जी होती है सब कुछ हाँ तो वो तो मतलब इसके पहले ही पढ़ चुके हैं तुमसे बोला कि फर्स्ट लाइन इसका ज्यादा एनर्जी है इसका ज्यादा एनर्जी तो तुम्हें 2 और 3 के बीच का एनर्जी वैसे भी पता है 1 और 2 के बीच का पता है तो एनर्जी डायग्राम से हम आंसर रिपोर्ट कर देंगे और यदि एग्जैक्ट वैल्यू पूछा होगा तो रेशो भी ले लेंगे उसमें वैल्यू तक हमें पता है वेवलेंथ पूछा होगा तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रेडबर्ग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से ओके सर वेवलेंथ ऑफ फोटोन है ना वो हाँ और किसका वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फोटोन ईएम रेडिएशन जो एमिट हो रही है
कृष्णा हो गया कॉपी? No, sir. कौस्तुभ? अच्छा, शायद मैंने पहले बताया, कुछ बच्चों को सेंटर पे बुलाया गया और बुलाया भी जा रहा है धीरे धीरे। वी आर टारगेटिंग लाइक नेक्स्ट 15 डेज में सारे बच्चों को बुला लिया जाए, 5 से 6 बच्चों को डेली बुलाया जाता है। नेक्स्ट वीक में तुम्हारे और भी सारे टीचर्स होंगे नासिक में ही। और मीनवाइल यदि तुम्हें कॉल नहीं आता है, तुम नासिक, यदि नासिक के बाहर हो, नासिक आए हो किसी रीजन से, तो खुद ही मैसेज कर सकते हो ना, मुझे कर सकते हो कि सर कल या परसों कब भी जब भी आ रहे हो। जनरली 1 to 3:30 इस बीच में फैकल्टी अवेलेबल होती है सेंटर पर, जब लेक्चर का टाइम नहीं होता है। और जब भी आओगे, कोई भी बच्चा किसी भी रीजन से आ रहा है सेंटर, यू हैव टू ब्रिंग योर लेक्चर नोट्स एंड होमवर्क नोटबुक, बिना उसके नहीं आना है सभी सब्जेक्ट। सर अभी कौन सी बैच चालू है? सारे बैचेस से कुछ कुछ बच्चों को बुला रहे हैं। आएगा मतलब नंबर सबका आएगा। अभी एक्चुअली थोड़ा सा और बीच में हॉल्ट इसलिए कर दिया गया है, आज 22 हो गई है, 26 27 तक बीएसबी सर नासिक में होंगे, 30 तक साकेत सर नासिक में होंगे, तो थोड़ा सा फिर उसका स्पीड अप कर दिया जाएगा। बट तुम्हें जब भी आना चाहो, मतलब किसी के लिए कुछ वो नहीं है, तुम जब भी आना चाहो तुम जस्ट सर कल या परसों में जब भी आ रहा हूँ मुझे एक मैसेज डालो, मैं सिर्फ अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दूंगा। सर बट फिर लेक्चर नोट किसको दिखाएंगे अगर आए तो भी? क्यों, यदि तुम आओगे, मतलब टीचर्स होने चाहिए। मैं रहता हूँ जनरली सेंटर पर, तो मैं रहता हूँ, मनीष सर रहते हैं, अभी नेक्स्ट वीक में और भी 2 तुम्हारे सारे टीचर्स होंगे, तो यदि मैं रहता हूँ तो मैं सारे लेक्चर नोट्स देखूंगा। हाँ सर ठीक है। ईशान का मैसेज, सर हाफ नोट्स अगर कंप्लीट होंगे तो क्या होगा? होगा क्या, थोड़ी डांट पड़ेगी, आधे ही कंप्लीट होंगे तो, ताकि नेक्स्ट टाइम उसके बाद जब तुम आओ तब कंप्लीट करके लाओ। जैसे ट्राई करो, हाफ कंप्लीट है तो पूरे कर लो। कंप्लीट, यदि हाफ नोट्स कंप्लीट है इसका मतलब तुमने लेक्चर अच्छे से अटेंड नहीं किए और तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी टेस्ट वगैरह किसी भी के लिए। और डे 1 से बुलाता है कि लेक्चर नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, सेपरेट नोटबुक रखना है, सब कुछ बताया जा रहा है हमेशा से। चलो, आई थिंक अब Yes, sir. तक होगा। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर बिट सेट पे होती है क्या टेस्ट? बिट सेट पर टेस्ट लास्ट में ले लिया जाता है, मतलब ऐसा उस पर स्पेशल फोकस नहीं किया जाता। उसका रीजन ये है, यदि हम आईआईटी की बात करेंगे, आईआईटी एडवांस की, तो 30,000 सीट्स हैं उस एग्जाम के लिए। मेंस के थ्रू 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख अराउंड सीट है, मतलब 1.5 to 2 लाख सीट्स जेई मेंस और एडवांस के थ्रू है। बिट्स में टोटल आई थिंक 400-500 सीट्स हैं, तो इसलिए उसका स्पेशल प्रिपरेशन मतलब बहुत अलग से नहीं कराया जाता। और बिट सेट पे ऐसा है, तुम्हें पीसीएम की मतलब प्रिपरेशन तो सेम होगा ही, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश वगैरह उसमें आता है वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर लिए जाएंगे, यदि ऑफलाइन होगा होप तब तो कोई इशू नहीं। ऑफलाइन में तो सभी का टेस्ट कंडक्ट इजीली किया जा सकता है। ऑनलाइन में एक्चुअली वो लेवल क्या है? अपलोड होना, वो सारी चीजें, मतलब मुझे ध्यान नहीं कि अभी लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। सर डिफिकल्टी लेवल क्या है लेकिन? किसका? बिट सेट का मेंस और एडवांस के बीच में। कैसे मैं इसको, मतलब एक्चुअली क्या होता है, जनरली जो कैमरा होता है उसका ऑटो फोकस बंद करना होता है तो उस पर पिंच कर देते हैं, बट जूम के साथ यदि मैं यूज कर रहा हूं तो वो फंक्शन नहीं है शायद। यदि मैं इसको पिंच करके देख रहा हूं तो जूम में तो मुझे ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि वो ऑटो फोकस बंद हो। एनीवन हैज एनी आइडिया कैसे ऑटो फोकस बंद किया जा सकता है?
यहाँ पे तो नहीं मिल रहा मुझे, मैं पहले भी कर चुका हूँ ट्राई। ठीक है, वो मैं अपना बेटर टैब यूज करूंगा जिसमें ऑटो फोकस ऑप्शन ही नहीं है। सर बिग स्क्रीन भी ऑप्शन मिलते हैं। क्या? क्या बोल रहे हो? बड़ी स्क्रीन रही तो ही ऑप्शन मिलते हैं। बड़ी स्क्रीन रही तो सब पीसी रहा तो ऑप्शन मिलता है, ऐसा बोलना है सब। पीसी से तो कनेक्टेड हूँ, बट पीसी का, अच्छा बोल रहे हो कि पीसी का यदि मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ। यस। पीसी का कैमरा कौन यूज करेगा, उसमें तो इतना मेगापिक्सल होगा ही नहीं कहीं। क्वालिटी खराब होती है सर उसकी। तो उसमें ऑटो फोकस, मतलब मुझे लगता नहीं कि ऑटो फोकस ऑप्शन भी आता होगा। चलो, N1 N2 नेम ऑफ सीरीज रीजन, N1 को 1 लिया, N2 कैन बी एनीथिंग ग्रेटर देन N1, 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 up to infinity, 4 5 6 7 8 9 up to infinity, then 5 onward, 6 onward, 7 onward, इसे कहेंगे हम लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड, हम्फ्री। सो तुम्हें बोला गया फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हम्फ्री सीरीज। सो हम्फ्री सीरीज का N1 6, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी 7 और 6 ले लेना, N1 को 6 N2 को 7। लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रेकट, पीफंड, हम्फ्री, इनकी जो वेवलेंथ है ना, ये आती है यूवी रेडिएशंस में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ और लाइमन सीरीज की वेवलेंथ सिमिलर होंगी, ये आती हैं विजिबल एंड some part of them in infrared, UV, then ये आती है इंफ्रारेड में। कुछ वेवलेंथ विजिबल में, कुछ यूवी में, डिपेंड करेगा हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, कौन सा है। सर वो फिफ्थ वाला कौन सा है? पी फंड, सर थर्ड वाला क्या है? लाइमन, बाल्मर, पाशन, थोड़ी सी पाशन। सर सिक्स्थ वाला नंबर सर फोर्थ वाला क्या है? अरे यार, इतना क्या तुम्हें क्या नहीं दिख रहा है? मैं अब लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, हाँ, लाइमन, हैंडराइटिंग नहीं बाल्मर, समझती है। राइटिंग क्लियर नहीं है नहीं, तो एक काम करो, हैंडराइटिंग नहीं समझ रही है बहुत। चलो हैंड राइटिंग नहीं समझ रही तो मैं तुम्हें बुकलेट में बताता हूँ कहाँ लिखा है फिर। अब मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका। सर क्या पेज नंबर 17 है? पेज नंबर 17,
You can copy from page number 17. ये name. चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हम। फर्स्ट सेकंड फोर्थ कॉलम तुम्हें यहीं से कॉपी करना है। ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो कर लो वहां से कॉपी। Sir, wait for a minute. कहीं कुछ किसकी आवाज थी ये? Sir, आगे आगे. क्या कहीं घुड़सवारी कर रहा है क्या? इतने Sir, नहीं background last. noise- Sir, 5th और 6th बाकी था. अरे मैं बैकग्राउंड नॉइस का बोल रहा हूँ, इतना क्यों आ रहा था? You can report answer in terms of Rydberg constant also. R के टर्म्स में कैपिटल R के जो Rydberg constant उसके टर्म्स में आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। जस्ट Rydberg इक्वेशन कैसे यूज करना है इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। Calculate this wavelength. सर N2 क्या लेंगे? किस केस में इनटू क्या लोगे? सर फर्स्ट वाले में। क्वेश्चन ही तो वही है, n1 n2 तुम्हें प्रेडिक्ट करना है, वही तो मेन क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। फिर तो फॉर्मूला है डायरेक्ट। यू हैव टू प्रेडिक्ट n1 एंड n2। मैं बताऊंगा, ट्राई तो करो।
सर सेकंड में ई क्या है? ई क्या है? मैक्सिमम ई क्या है बताओ तुम, क्या है? अभी 2 मिनट पहले लिखा है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। मैंने अभी लिखा है मैक्स ई, मिनिमम ई, क्या ई बताओ? एनर्जी। 2 मिनट पहले ही तो लिखा है डायग्राम में सब कुछ। यू कैन रिफर योर लेक्चर नोट्स फॉर ऑल दिस। जो भी आज के उसी पे बेस्ड है, जस्ट अभी किया है, इसके पहले सिर्फ n1 n2 प्रेडिक्ट करना है, मेन तो यही काम है। बाकी तो फिर हमारे पास रेड बॉल इक्वेशन है, r z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर फॉर्मूले में रखना है। फिर चलो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ r, एटॉमिक नंबर बोल दो जल्दी से, He प्लस 2 0.536 into n1 का वैल्यू, पार्शियल सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 2 पार्शियल। 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी, minimum मिनिमम। क्या लेंगे यहाँ पर? 4 4 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी 4 to 3, जो सबसे क्लोज है इसके 4 r 16 9 144 16 minus 9 4 r कितना होता है? 7 ना? Wavelength will be 144 upon 28 r, और भी डिवाइड भी होगा, ठीक है, इतना ही छोड़ रहा हूं। क्लियर है? yes sir ये हमेशा ध्यान रखना, n1 is always less than n2, तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, एक्साइटेशन हो चाहे डी एक्साइटेशन। वेवलेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव आना ही नहीं, ये छोटा होगा तभी तो 1 by n1 स्क्वायर बड़ा होगा। Is that okay? Isha, Harsh, Himanshu, Kalyani? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir चलो, मैक्सिमम एनर्जी सेकंड केस, सेकंड बता रहा हूं मैं अब, समझ लेना ना, मतलब अभी इस टाइप के पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब सीरीज लिमिट, तो n2 को तो इंफिनिटी आना पड़ेगा, यहाँ पे इंफिनिटी स्क्वायर। हाइड्रोजन तो z को 1 होना पड़ेगा, यहाँ पे z स्क्वायर, z शुड बी 1। बाल्मर सीरीज तो n1 हो जाएगा 2। 2 इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. yes sir 1 by infinity, infinity square is infinity, 1 by infinity is 0, so बचा यहाँ पे सिर्फ 1 by 4, 1 by lambda is r by 4, wavelength should be 4 by r। क्या सेकंड केस क्लियर है अभी? थर्ड केस, second longest wavelength, Lyman n1 is 1, lithium z is 3, second longest wavelength, longest wavelength कौन सा होगा? 3 to 1 3 to 1, second longest wavelength होगा 3 to 1, longest होगा 2 to 1, second longest 3 to 1, so ये आ जाएगा 8 by 9, so wavelength will be 1 by 8r। yes सर sir सेकंड वाले में तो एनर्जी पूछी ना। अरे वो वेवलेंथ ही निकालना है, corresponding to maximum energy, find the wavelength for the following corresponding to maximum energy, और एनर्जी भी निकालना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
वेवलेंथ आ गई, hc बाय लैम्डा कर दिया, या डायरेक्ट एनर्जी डायग्राम से भी चले गए हम। ठीक है, यस चले हम आगे। सर वेट जितने भी क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं ना, जयदीप तुम्हारी बिल्कुल जयदीप यू आर नॉट ऑडिबल एट ऑल, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, तुम्हारा नेटवर्क इशू है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं, सबसे पहले तो थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, फॉर्मूले डेरिवेशन खुद से करना है, क्वेश्चंस भी खुद से करके देखना है। तो यार यदि तुम अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुम जितना लेक्चर में कराया जाए 100% पहले उस पर श्योर हो जाओगे ना, तुम्हें कुछ यदि तुम पढ़ रहे हो लेक्चर 6 और मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करूंगा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम 2-2 घंटे के 3 स्लॉट भी तुमने बनाए मिनिमम। जो बच्चे रहते हैं 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं आफ्टर लेक्चर्स, 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बनाए। फर्स्ट 2 आवर में लेक्चर नोट्स रिवाइज किए अच्छे से, उसमें जितने डेरिवेशन है खुद से करके देखे, पुराना कुछ रिवीजन करना है तो वो कर लिया लेक्चर नोट्स का। मतलब 2 घंटे तुम सिर्फ इस पे भी दोगे ना, तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स, उनका डेरिवेशन खुद से करना, फॉर्मूले याद रखना, खुद से लिखकर देखना रफ पे, तो तुम्हारा जो नेक्स्ट 4 आवर है ना, तुम खुद अंदर से पॉजिटिव फील करोगे, हाँ हमें बेसिक तो अच्छे से स्ट्रांग हो गया, और हमें होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, तुम आगे अच्छा फील करोगे फर्स्ट थिंग। और ये एक बेसिक सा अप्रोच है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बेसिक सा अप्रोच है। यदि कुछ भी समझना है तो पहले जो टीचर ने पढ़ाया है क्लास में उस पर 100% श्योर हो जाए। 10th तक 9th तक बहुत चीजें इजी रहती थी, हमें एक बार क्लास में बताया जाता था, याद रह जाता था। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी हार्ड हैं, नो डाउट। इफ वी आर इन साइंस फील्ड PCM 11 देन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, तो दोनों कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं 9-10 से सडन चेंज है एक लेवल में। तो अब सिर्फ सुन के क्लास में ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा सब कुछ, जिसमें अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर को तुम रियलाइज कर चुके होंगे, अभी जब 30 चैप्टर्स होंगे तब क्या कंडीशन होगी। तो एक बेसिक प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर फर्स्ट में N2 2 क्यों लिया? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पास्टन सीरीज, N2 कौन लिया है फर्स्ट में? फर्स्ट तो मैंने अभी रब कर दिया है, फर्स्ट यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट केस में N1 होगा पास्टन सीरीज 3, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी ये लिया था 4। सेकंड केस में N1 को 2 लिया है, बाल्मर सीरीज है इसलिए ये सेकंड केस है ना, ठीक है। यस सर। देखो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस N2 minus N1 1 जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 पे डी एक्साइट होगा तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकते हैं। जैसे अभी हमने 4 to 1 के केस के लिए काउंट किए थे, एक एक करके काउंट किए थे, टोटल कितने केसेस आए थे? 6 आए थे ना उसमें। Yes, sir. Yes, sir. यस। N2 को रखो 4, N1 को रखो 1, 4 से 1 के बीच में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे टोटल? 4 से 1 के बीच में 4 minus 1 3, 4 minus 1 plus 1, so 3 plus 1 4, 4 into 3 12, 12 by 2 6। तो हमारे पास अब एक फॉर्मूला भी है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो अब इसी में थोड़ा सा अलग टाइप से मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। फाइंड नंबर ऑफ लाइंस
in Balmer series during de-excitation from third excited state. थर्ड एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेशन होगा तो कितने लाइंस हमें मिलेंगे बाल्मर सीरीज में? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस फोर्थ ऑर्बिट. 3. 3 sir. थ्री पक्का? एनी अदर आंसर? How many lines in Balmer series during de-excitation from third excited state? 3 is not correct answer. चलो गेस करो, अब गेस मत करो, मतलब सॉल्व करके बताओ. 3 नहीं है सही, तो सही क्या है फिर? 6. नहीं. क्या होगा नीरज, प्रणव, मधुरा? आंसर इज 2. देखो ये लाइमन सीरीज में 4 to 3, ये पार्शियल सीरीज में क्योंकि 3 पे आ रहे हैं हम. 3 to 2 ये लाइमन सीरीज में, 4 to 2 ये लाइमन सीरीज में. अब कौन से लाइमन सीरीज में नहीं है? ये नहीं है क्योंकि 1 पे जा रहे हैं सीधे. 2 to 1 ये भी नहीं है. 4 to 3 ये भी नहीं है. ये है लाइमन सीरीज, ये 4 to 3 ये पार्शियल सीरीज. सिर्फ ये दोनों होंगे जो कि बाल्मर सीरीज में आएंगे. तुमने क्या किया, वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया. तुमने वो फॉर्मूले में रखा n2 को 4 और n1 को 2, तो उसमें तो ये वाला भी काउंट हो गया ना जब 3 आंसर आया. 4 से 2 के बीच में टोटल लाइंस बताएगा, बाल्मर सीरीज की नहीं बताएगा. आया समझ में? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. फॉर्मूला हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है. थोड़ा सा बेसिक डायग्राम से भी हमें जाना पड़ सकता है. सर डायग्राम ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट मतलब मुझे 4 से जब डी एक्साइटेशन हो रहा है ग्राउंड तक, तो ये बताना है बाल्मर सीरीज में कितने हैं. तो बाल्मर सीरीज वो होता है जब कभी भी हायर स्टेट से 2 पे आता है. 4 to 2, 3 to 2, खत्म आंसर. Is that okay? Answer is 2. में बनाएंगे ना. क्या? फोर टू 3 ये काउंट नहीं करना है हमें. Any doubt till here? No, sir. इसके बाद आता है फेलियर एंड लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी. बोर्स थ्योरी का एंड पार्ट. और जो फेलियर लिमिटेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं. लेक्चर नोट्स में जरूर लिख लेना. मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप पर. Okay, sir. होमवर्क बता देता हूं मैं. स्पेक्ट्रम सेक्शन डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2. क्या एक्सरसाइज 2 से पहले कुछ होमवर्क दिया था कभी? यस सर. कहां तक? पार्ट Question 1 क्वेश्चन 11 और पार्ट 2 का क्वेश्चन 7. मैं नेक्स्ट टाइम होमवर्क डिस्कस करूंगा जितना भी है. मुझे याद भी दिला देना, सबसे पहले होमवर्क ही करेंगे हम. सो एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1. अब
to question number 15 part 2 up to question number 9 नहीं 9 भी नहीं होगा 8 मैं नेक्स्ट टाइम होमवर्क ही डिस्कस करूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैक्सिमम बच्चे करके आए उसे। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं आज का। Yes, sir.